जय हिंद साथियों। फाइनली G20 का समिट अपने कंक्लूजन के फाइनल स्टेज में है। G20 समिट जिसकी अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है, यानी इस ग्रुप के सभी 20 सदस्यों के बीच होने वाली समिट का आयोजन भारत में किया गया। इस ग्रुप का मुख्य सम्मेलन, जिसे शिखर सम्मेलन कहते हैं, उसका आयोजन 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में किया गया, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी पीएम और प्रेसिडेंट और कई मेहमानों ने भी हिस्सा लिया। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 को समझने से पहले हमें ग्रुप सिस्टम क्या है, इनकी ज़रूरतें क्यों पड़ी, पर एक नज़र डालनी होगी। उसके बाद टॉपिक समझने में आसानी होगी। ग्रुपिज्म की शुरुआत साल 1970 दशक में आर्थिक मंदी के कारण होती है, जहां अमेरिका मंदी की चपेट में था, और उसी बीच 1973 से 74 में अरब इजराइल युद्ध भी शुरू हो गया। सभी अरब कंट्रीज़ जो सबसे अधिक तेल का निर्यात करती थी, उनके संगठन ओपेक के देशों ने इजराइल का समर्थन करने वाले देशों लाइक यूएसए एंड मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ को तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे पूरे वेस्टर्न नेशन में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रिसेशन आ गया। एक मंदी का दौर, दूसरा तेल प्रतिबंध, जिसके कारण वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करने एवं प्रभावशाली समाधान करने के लिए 25 मार्च 1973 में अमेरिका, फ्रांस, वेस्टर्न जर्मनी और ब्रिटेन के वित्त मंत्रियों ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक इनफॉर्मल मीटिंग की। उसके बाद 1975 में दो देशों जापान और इटली को ग्रुप में शामिल किया गया। उसके बाद अगले ही साल 1976 में कनाडा को भी इसी ग्रुप में मिलाया गया, और इस तरह G7 ग्रुप ऑफ 7 अस्तित्व में आया, जिसका आज के टॉपिक G20 से भी तार जुड़े हैं। इसी के साथ साथ G7 देशों में कुछ सिमिलर बातें भी थीं। सातों देश डेवलप्ड नेशन थे, लार्जेस्ट एंड एडवांस इकोनॉमीज थी, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज भी सेम थी, और साथ ही ये कोल्ड वार में सेम लोग वाले देश थे, जिसी के कारण ये 7 देश इकट्ठा हुए थे। 22 साल बाद 1998 में G7 में रूस को शामिल किया गया। तब ग्रुप ऑफ 7 G8 बन गया, और 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया को इन्वेड करने के साथ रूस को G8 से निकाला गया, और 2014 में G8 पुनः G7 बन गया। फॉर्मेशन ऑफ G20। दोस्तों, बात है जुलाई 1997 की, जब थाईलैंड में मुद्रा की वैल्यू गिरने लगी और थाईलैंड में फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया। थाईलैंड में मंदी आने के साथ उसके पड़ोसी देश लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट के लगभग सभी देश, साउथ कोरिया में भी इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फैलने लगी। इन सभी चीज़ों को देखकर G7 देशों ने महसूस किया कि वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व इंटरकनेक्ट हो चुका है। यदि हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक सेफ्टी रखनी है, तब हमें और भी देशों को कनेक्ट करना होगा। 1999 में G7 की तर्ज पर वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G20 देशों की स्थापना हुई। इन G20 देशों में G7 देश तो शामिल ही थे, और सेकंड फेज़ में उन देशों को शामिल किया गया जो पॉपुलेशन, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री बेस पर लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स थी। इसमें ब्राज़ील, भारत, चीन, रूस को शामिल किया गया, और थर्ड फेज़ में ऐसे कंट्रीज़ को शामिल किया गया जिनका अपने क्षेत्र में दबदबा था, जिसमें नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना, यूरोप से यूरोपियन यूनियन, और एशिया से टर्की, मिडिल ईस्ट से सऊदी अरेबिया, और साउथ ईस्ट से इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया को, लास्ट में ओसेनिया से ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार G20 सदस्यों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर आपस में मिलते थे और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर बातचीत करते थे। साल 2008 में ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस के बाद सभी सदस्य देशों के मेंबर्स ने इस G20 ग्रुप को सीरियस लिया, और इसे मीटिंग ना बोलकर समिट कहा गया, यानी कि शीर्ष नेताओं का संगठन पीएम और प्रेसिडेंट में तब्दील किया गया। और 2008 के बाद G20 का ग्लोबल एजेंडा भी एक्सपेंड किया गया। इसमें आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल पर्यावरण, एनवायरनमेंट चेंज जैसे अहम मुद्दों पर राय का मंच बनाया गया। G20 कंट्रीज़ वर्ल्ड GDP का 85%, वैश्विक व्यापार का 75%
और विश्व जनसंख्या का 70% का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 की स्ट्रक्चर। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। पहली मीटिंग 2008 में अमेरिका में हुई, 2009 में ब्रिटेन में और पुनः 2010 में अमेरिका में हुई। के बाद से सभी समिट्स की अध्यक्षता रोटेशन मोशन यानी एक के बाद एक को मिलती रही है। उसी रोटेशन में 2023 में प्रेसिडेंसी भारत को मिली। G20 अध्यक्षता निर्धारण में एक महत्वपूर्ण पद्धति जिसे ट्रायो का सिस्टम कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। आइए समझते हैं क्या होता है ट्रायो का सिस्टम। ट्रायो का एक लिंक बनाता है जिसका मतलब है पिछला प्रेसिडेंट कौन था, इस बार कौन है और अगली बार प्रेसिडेंट कौन होगा। इन तीनों को मिलाकर बनता है ट्रायो का। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रायोगो में इंडोनेशिया पूर्व अध्यक्ष, भारत वर्तमान अध्यक्ष और ब्राज़ील 2024 में अध्यक्ष के रूप में शामिल है और तीनों ही डेवलपिंग नेशंस हैं। क्या होती है G20 की कार्यप्रणाली। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इस प्रकार उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में तिरुवनंतपुरम और पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में कोहिमा तक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये मीटिंग किस प्रकार से आयोजन होती है और किस प्रकार इसका आयोजन किया जाता है, इन्हें समझने के लिए हमें G20 कार्यप्रणाली को समझना होगा। G20 ग्रुप का कार्य संपादन करने के लिए 3 ट्रैक्स होते हैं जो कि वर्ष भर विभिन्न विषयों पर मीटिंग का आयोजन करते हैं, जिसमें पहला वित्त ट्रैक, दूसरा शेरपा ट्रैक और थर्ड इंगेजमेंट ग्रुप ट्रैक्स होता है। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर करते हैं, जो कि आर्थिक या फाइनेंस संबंधी सभी मुद्दों पर मीटिंगों का आयोजन करते हैं। इस साल के वित्त ट्रैक में कुल 9 मुद्दे शामिल हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधित्व बैठक बेंगलुरु में आयोजन की गई। शेरपा ट्रैक द्वारा वित्तीय संबंधों को छोड़कर अन्य मुद्दों पर मीटिंगों का आयोजन कराया जाता है। शेरपा संबंधित देशों के नेताओं के प्रतिनिधित्व होते हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत कर मीटिंग की व्यवस्था का आयोजन करते हैं। भारत के वर्तमान शेरपा अमिताभ कांत जी हैं। इस साल के शेरपा ट्रैक में 13 कार्य समूह को शामिल किया गया है। प्रथम शेरपा मीटिंग का आयोजन उदयपुर में किया गया। सरकारी मीटिंग्स के अलावा भी कुछ अन्य स्टेक होल्डर समूह हैं जिन पर मीटिंगों का आयोजन किया जाता है, जैसे B20 बिजनेस संबंधी ग्रुप और सिविल 20 सोसाइटी संबंधित ग्रुप, यूथ 20 ग्रुप्स, वुमेन 20 ग्रुप, T20 यानी कि टूरिज्म संबंधित ग्रुप और लेबर संबंधी ग्रुप और द्विपक्षीय वार्ता आदि मीटिंग्स का आयोजन इंगेजमेंट्स ग्रुप द्वारा ही कराया जाता है। अब हम भारत की 2023 में G20 अध्यक्षता पर रुख करते हैं और G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली पर चर्चा को शुरू करते हैं। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की प्रेसिडेंसी ली। G20 शिखर सम्मेलन जो कि 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजन हुआ, जिसका लोगो पृथ्वी पर कमल का फूल है, जिसमें कमल की फूल की पंखुड़ियाँ सभी महाद्वीपों को संबोधित करती हैं, जिससे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों के रूप में डिजाइन किया गया है। और इस बार की थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर होगी। उसमें G20 सदस्य देशों के साथ साथ भारत द्वारा आमंत्रित देश बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और स्पेन जो कि स्थायी सदस्य है को भी शामिल किया गया। इसी के साथ साथ भारत ने महत्वपूर्ण 14 संगठनों को भी आमंत्रित किया जो कि इस प्रकार हैं। हम G20 2023 में भारत की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कुछ उपलब्धियां हासिल की, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। G20 समिट के दौरान भारत की कूटनीति साफ साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व से दिल्ली में लीडर्स शिखर सम्मेलन को अपनाने की घोषणा की। अभी एक खुशखबरी मिली है हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। इस घोषणा पत्र में कई प्रमुख परिणाम और मुख्य बात रही हैं, जिसे 10 दिसंबर को सिंपल मेजॉरिटी से अपनाया गया, जहां G20 सदस्य देशों जिनका हित अलग अलग है, इन देशों के मध्य एक मुद्दे पर एक राय करना इंडियन डिप्लोमेसी की सफलता है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं। पहला, G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीका संघ का प्रवेश, जिससे मंच में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।
अतिरिक्त शिखर सम्मेलन में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा की शुरुआत को देखा गया। तो यह चीन के BRI प्रोजेक्ट का भी एक विकल्प प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य विभिन्न परिवहन गलियारों के माध्यम से भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ना है। लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का शुभारंभ था, जो भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य जैव ईंधन अपनाने को बढ़ावा देना है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव यानी युद्ध के दौरान भी ग्रेन का प्रवाह नहीं रुकेगा। इस पर रूस के सिग्नेचर लेना कठिन था, परंतु भारत ने इसे संभव कर दिया है। इसके अलावा G20 नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसमें 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को शामिल किया है। फासले को कम करने के लिए भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का कॉन्सेप्ट दिया है, जिससे दुनिया की आधी आबादी के पास डिजिटल सुविधाएं नहीं हैं। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी है। सम्मेलन में भारत से टेक्नोलॉजी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में समस्त देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर जोर देने की उम्मीद है। UPI पेमेंट सिस्टम से भी भारत ने सभी को रूबरू कराया है। ग्लोबल हेल्थ में वन हेल्थ अप्रोच का कॉन्सेप्ट भारत ने दिया है, यानी कि हेल्थ पीपल, हेल्थ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ एनिमल की बात भी भारत ने ही प्रस्तावित की है। भारत को आज़ादी हुए 76 साल हो चुके हैं। इस दौरान देश ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। हम आज कई क्षेत्रों में टॉप 5 में, कई में टॉप 3 में और कुछ जगहों पर टॉप पर भी हैं। इसके बावजूद भारत को विकासशील देशों में गिना जाता है। इसलिए G20 एक ऐसा फोरम है जिससे भारत अपनी श्रेष्ठता को और बेहतर ढंग से बता सकता है। हमारे देश का लक्ष्य है कि वह आज़ादी के जब तक 100 साल मना रहा होगा, तब 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि भारत दुनिया का वैश्विक नेता बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत ने समय समय पर दिखाया है कि विकसित देश उन्नत संसाधनों के बावजूद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो भारत अपने सीमित संसाधनों के साथ कर लेता है। चाहे मंगलयान हो या कोविड जैसी महामारी में 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा करना, या फिर चंद्रयान, हर मामले में भारत ने दुनिया को चकित किया है। दुनिया के बाकी देश भी अगर भारत के साथ मिलकर काम करेंगे तो मानव समाज की उन्नति और पृथ्वी संरक्षण के प्रयास में तेजी लाई जा सकती है। G20 के माध्यम से भारत यही संदेश पूरे विश्व को देना चाहता है। जय हिंद।